अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विश्व पर्यावरण दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति, मेंथा की फसल से तेल निकालते समय बरती जाने वाली सावधानियां, पर्यावरण और जीवन का ऐसा संबंध है जिसमें पर्यावरण हर जीव की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन लालच का नहीं। परंतु इस मंत्र को भूलकर पृथ्वी का चतुर मानव अपनी लालच की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ये चिंताजनक ही नहीं, शर्मनाक भी है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देशों ने भाग लेकर एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को मान्य किया। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसमें प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए पर्यावरण के प्रति आम जनता को प्रेरित करना था। अब ये सोचने की बात है कि अलग से पर्यावरण दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसी पर आधारित है विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सभी प्राकृतिक धरोहर जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं, वे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, भूमि, अग्नि, वन, पशु, पौधे इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि केवल पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। पर्यावरण के बिना यहाँ हम जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हमें भविष्य में जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखना जरूरी है। यह पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पर्यावरण की सुरक्षा के अभियान में हर किसी को आगे आना चाहिए। इसलिए इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए विश्व का हर व्यक्ति इस दौड़ में शामिल हो। ये विश्व पर्यावरण दिवस UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत हर साल विश्व के कई देशों में मनाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को जागृत किया जाए पर्यावरण के चुनौतियों के प्रति। और हर साल 1972-74 के बाद से हर साल अलग अलग देश इसकी मेज़बानी करते हैं। 2012 में हमारा भारतवर्ष इसका मेज़बान था। इस साल 2016 का पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जो जिसकी मेज़बानी अंगोला देश, जो साउथ अफ्रीका के देश है, वहाँ पे हो रही है। और इस बार का थीम है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मतलब कि जो जंगल में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जानवर हैं, उसकी जो तिजारत लोग करते हैं उसको रोका जाए और उस ट्रेड, उस तिजारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के
जन जागरण पैदा करने के लिए, लोगों में चेतना पैदा करने के लिए लोग अपने पर्यावरण और मौसम के प्रति जागरूक हो जाएं और प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में वो करें। प्रकृति का वह आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। आज वही पर्यावरण प्रदूषण की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हर कोई किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। अपने विकास के लिए पेड़ पौधों की कटाई जहां कल कारखानों में लोगों को रोजगार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है, जो कि एक प्राण घातक गैस है। किसान भाइयों, कृषि के नजरिए से देखें तो अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो आगामी आने वाले वर्षों में विश्व का लगभग 25% खेती योग्य जमीन बेकार हो जाएगी तथा लगभग 17% जनसंख्या को पीने हेतु पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक अपने देश की बात की जाए तो कुल 304 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन खेती योग्य है, जिस पर खेती की जाती है और 1.2 अरब जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति की जाती है। और इस उत्पादन को स्थिर बनाए रखने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की मृदा, जल और वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित रहें, क्योंकि अपने देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर आज के समय में 242 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रही है। परंतु इस उत्पादन को लेने हेतु जिस तरह अनावश्यकता से अधिक मात्रा में सिंचाई कर जल की बर्बादी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं का फसलों पर अंधाधुंध प्रयोग हम कर रहे हैं, उससे कृषि पारिस्थितिकी पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है एवं प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आ रही है। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे मैं लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा इस माध्यम से कि जहाँ तक हो सके पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, पेड़ पौधों की कटाई ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और जो संसाधन हैं, ख़ास करके जल संसाधन, उसका उपयोग तो ज़रूर करें लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग करें और उसका प्रबंधन भी करें। अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग 3,840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल हमारे लिए काफी पर्याप्त है। परंतु उसका भी 50% जल बहकर नाले नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है, जिससे हम जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाकर संरक्षित कर भविष्य में होने वाली जल किल्लतों को कम कर सकते हैं। अतः इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर शेड प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब, कुआं, कुइयां तथा भूमिगत रिचार्ज वाली तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है। किसान भाइयों, इस पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताज़ा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है, जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। अतः हम अपने पीने और फसलों की सिंचाई इत्यादि कार्यों हेतु ताज़ा जल का ही उपयोग करते हैं, जिसका 80% उपयोग केवल फसलों के प्रयोग में आता है। अतः इस जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई से अधिक कृषि क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए तथा जल का सबसे अधिक उपभोग करने वाली फसलें धान में श्री पद्धति को बढ़ावा तथा गेहूं गन्ना फसल चक्र में FIRB तकनीक को अपनाकर हम जल पर बढ़ते दबाव को कम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना। इसके अंतर्गत हमें रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, नाडिप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल, मृदा में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं को संरक्षित करना होगा ताकि मृदा में उपस्थित मुख्य तथा गौण पोषक तत्व को स्थायी रखकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। किसान भाइयों, कृषि के सबसे बड़े शत्रु इन खरपतवारों, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों की निर्भरता को एकदम कम किया जाना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे गाड़ी
जो वाहन हम चलाते हैं उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, उसका आइडलिंग नहीं करें। मतलब कि अगर ट्रैफिक पे 5 मिनट 10 मिनट रुकना हो तो उसको बंद करें, और गाड़ी का हमेशा चेक करें कि उससे जो निकलते हैं वो प्रदूषण वो एक लिमिट के अंदर है या नहीं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह इस पे पाबंदी हो रही है कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें। गार्बेज मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा का व्यवस्थित तरीके से निष्पादन करें, घर के आसपास साफ सफाई रखें। भारतवर्ष में सफाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और एक अभियान स्वरूप काम चल रहा है। अनावश्यक तरीके से चाहे वो ईंधन हो, घास फूस हो, लकड़ी हो, उसको ना जलाएं, जहां ज़रूरत हो वहीं पे जलाएं। कृषि एवं पशुपालन अवशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण। किसान भाइयों, हमें अपने कृषि अवशिष्ट पशुपालन से उत्सर्जित मल एवं मूत्रों को कंपोस्ट, गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का चक्रण कर पुनः कृषि में फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित, शुद्ध एवं हरियाली भरा बना रहेगा, ताकि सभी जीव सतत विकास करते रहें। इसके लिए आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अब तो आप समझ ही गए होंगे। और इसके लिए आप सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप पर ही निर्भर करती है। तभी इस पृथ्वी पर हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की फसल लगाई, उनकी फसल इस समय काटने योग्य तैयार है और इस फसल को काटने के बाद इससे तेल निकालने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन कुछ किसान भाई आसवन इकाई में सही तरह से तेल नहीं निकाल पाते और साथ ही इस इकाई में तेल निकालते समय दुर्घटना होने का भी डर रहता है। तो किसान भाई मेंथा का तेल निकालते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सौदान सिंह। देखिए, किसान भाइयों को मेंथा का तेल निकालने की सावधानियां खेत से ही शुरू कर देनी चाहिए। खेत में कटाई करते समय इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पत्तियां गिर तो नहीं गई हैं, और पत्तियां खेत में गिरें उससे पहले ही कटाई कर देनी चाहिए। उसके बाद उनको देखना है कि मेंथा की जो फसल है बड़े ढेर में इकट्ठी करके नहीं डालनी चाहिए। यानी कि इसका पर्पज़ ये है कि हल्की सी सुखाना ज़रूरी है। अगर छाया में सुखाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ढेर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फसल को सड़ाने की तरफ ले जाए। ये सावधानी खेत से शुरू कर देनी चाहिए। और उसके बाद आता है ढुलाई का कार्य। ढुलाई का कार्य भी बहुत बड़े बड़े ढेरों में या बहुत बड़े ट्रकों में या ट्रॉली में भर के नहीं करना चाहिए, जिससे कि अंदर उसमें एक तरह से सड़न जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। उसको हमेशा फसल को डिस्टिलेशन के आसपास पतली परत में डालना चाहिए। अब बात आती है टैंक को भरने की। टैंक को भरने की जहाँ तक बात है, टैंक को दबा के भरना चाहिए और टैंक में बिल्कुल भी हवा इधर उधर से पास ना हो। अगर नीचे से गर्मी दी जा रही है तो पूरी जो हमारा साग है उसको गर्म करते हुए जो भाप है ऊपर की तरफ चले, एकदम भाप कहीं साइड से ना निकल जाए, तो उसकी दबाना का कार्य जो है वो और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कर देना चाहिए। पानी हमेशा जो हमारी साग है उसके नीचे रहना चाहिए। अब बात आती है इसको, साग को भरने के बाद इसका जो ढक्कन है बहुत अच्छी तरह से कस देना चाहिए, जिससे कि कहीं से भी जो भाप है उसके निकलने की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद जो अगली सावधानी ये है कि जो भाप जाती है उसके बाद कंडेंसर में जाती है।
कंडेंसर में किसी भी तरह का अवरोधन नहीं होना चाहिए। अगर कंडेंसर में कोई अवरोधन है और आगे उसकी भाप नहीं निकल पा रही है तो कई बार ब्लास्ट हो सकता है, उससे जानमाल का खतरा भी हो सकता है। तो उसमें कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए, जो हमारी भाप है आराम से सर्कुलेट यानी कि बहती रहे। और उसके चारों तरफ जो ठंडे करने वाला पानी है नियमित रूप से बहते रहना चाहिए, वहाँ का पानी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर कंडेंसर के चारों तरफ बहने वाला पानी गर्म हो जाएगा तो तेल की जो मात्रा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आता है कि तेल और पानी ठंडे होने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसको कहते हैं हम रिसीवर। रिसीवर में इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा तेल ऊपर ना आ जाए, जिससे कि हमारा जो पूरा रिसीवर जब ऊपर तक भर गया है तो उसको एक तरफ से जो नाली सी बनी रहती है उसको बंद करके तेल को ऊपर बार बार निकालते रहना चाहिए। हम यही कहेंगे कि आप ये जो आधुनिक संयंत्र है जिसमें सभी चीज़ें एक मानक के अनुसार तय की गई हैं और सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं, तो इन्हीं को लगाएं और तेल भी ज़्यादा निकलता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में पपीते की खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं। अतः इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीते का बाग लगाना चाहते हैं वो कौन कौन सी किस्मों का चयन करें तथा किस प्रकार गड्ढों की खुदाई एवं पौधों की रोपण करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। पपीता जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत जल्दी फलन वाला है और अच्छी उपज भी देता है तथा इससे अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पपीता की जो खेती है उसके लिए उष्ण जो कटिबंधीय जलवायु है वो अच्छी रहती है। लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उत्तम रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी इसके लिए नुकसानदायक होती है। पपीता की खेती लगभग अपन हर तरह की मृदा में कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली गहरी दोमट मृदा अच्छी होती है। अपने प्रदेश के जो किसान भाई पपीता की खेती करना चाहते हैं तो वे कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर उनकी समय से रोपाई करें ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, इसकी बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित हैं। जैसे पूसा डेलिशियस है, पूसा मेजेस्टी, पूसा डवार्फ, पूसा नन्ना, कुर्ग हनी ड्यू। इसके अलावा एक अधिक उपज वाली ताइवान जिसको अपन रेड लेडी 786 के नाम से भी जानते हैं। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिसको अपन उगा के काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनके जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 5 बीघा के लिए किसान भाइयों लगभग 250 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बीज में लगभग 50 से 60 बीज होते हैं। इस प्रकार अपन इनकी जो पौध है पौध थैलियों में, जिसमें कि एक भाग मिट्टी, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद तथा रेत को मिला के थैलियाँ भर लेते हैं। इसके अलावा थैलियाँ यदि अपने पास उपलब्ध नहीं है तो जो ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ हैं उनमें भी अपन इनकी पौध तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौध तैयार करने से पहले जो मिट्टी को अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड जो बाजार में दवा आती है उससे अपन इसको उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद में बीजों को भी किसान भाइयों अपने को उपचारित कर लेना चाहिए, जिसको जैसे डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्र गलन जो बीमारी है उससे बचाव हो सके। किसान भाइयों, इसके लिए अपन को बीज बोने से पहले जो थायराम या बाविस्टीन है या कार्बेडाजिम जो अपने जो फफूंदनाशी है वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजों को अप्रैल से जून माह में लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई पे तथा 10 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर बो लिया जाता है। किसान भाइयों, इस तरह से अपन जो पौध तैयार करते हैं उसमें लगभग 3 या 4 महीने में अपनी पौध वो तैयार हो जाती है। भाइयों, जब खेत में अपन इनकी रोपण है वो वर्षा के समय लगभग जून जुलाई
और अगस्त तक अपन करते रहते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के कृषक अनूप मिश्रा ने। यह ऊसर भूमि में धान की खेती किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो अनूप मिश्रा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अब धान लगाने का समय शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो गया है। आप लोग मानसून के आने का इंतजार कर रहे होंगे। हमने जो विभिन्न परीक्षण किए हैं पिछले दसियों सालों से हम कर रहे हैं, तो हमने देखा कि आज भी उन जमीनों में अगर हम अपनी लवण सहनशील किस्म, जैसे धान की, हमारे संस्थान के द्वारा धान की अब तक 6 किस्म निकाली जा चुकी हैं। उसमें सबसे पहली किस्म है आपकी CSR 10 है, CSR 13 है, CSR 23 है, CSR 27 है और उसके बाद CSR 36 है। वो CSR 46 का नाम उसको दिया है। अगले आने वाले सीजन में हम उस किस्म का बीज हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। तो अगर हमारे किसान भाइयों को उन किस्मों का बीज अगर मिल जाए तो उनकी पैदावार, जो सामान्य किस्मों की जो धान की किस्में लगाते हैं, उससे पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा हमने। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती फूल गोभी की उन्नतशील किस्में एवं बिचड़ा तैयार करने की तकनीक, वर्षा जल को संरक्षित करने के उपाय एवं कृषि में इसके फायदे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010045999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।